हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटिहॉलिक। इस वीडियो में हम देखेंगे MPS 002 इंटरनेशनल रिलेशंस के दिसंबर 2025 के क्वेश्चंस। उसका सेकंड पार्ट हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिस्कस द ट्रांसनेशनल रिलीजियस मूवमेंट्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। Transnational religious movements refers to religious groups and networks that operates beyond national boundaries and influence international politics, societies and cultures. तो ट्रांसनेशनल रिलीजियस मूवमेंट्स वो रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, वो नेटवर्क्स होते हैं जो कि नेशनल बाउंड्रीज के अक्रॉस भी ऑपरेट करते हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सोसाइटी और कल्चर्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। In the era of globalization, religion has emerged an important non-state factor affecting international relations. आज के ग्लोबलाइजेशन के एरा में जो रिलीजन है वो एक इम्पॉर्टेंट नॉन स्टेट फैक्टर की तरह एमर्ज हुआ है जो कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को भी अफेक्ट करता है। Such movements connect people across countries through shared beliefs and identities and often influence foreign policies, conflicts, peace processes and humanitarian activities. जो ये मूवमेंट्स हैं ये अलग अलग कंट्रीज़ को लोगों को कनेक्ट करते हैं, है ना। बिलीव्स, अपने बिलीव्स को ये शेयर करते हैं, आइडेंटिटीज़ को शेयर करते हैं और फॉरेन पॉलिसीज़ को भी ये इन्फ्लुएंस करते हैं। अब है मीनिंग एंड नेचर ऑफ ट्रांसनेशनल रिलीजियस मूवमेंट्स। ट्रांसनेशनल रिलीजियस मूवमेंट्स आर ऑर्गेनाइजेशंस और नेटवर्क्स बेस्ड ऑन रिलीजियस प्रिंसिपल्स हुज एक्टिविटीज़ एक्सटेंड अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़। जो ट्रांसनेशनल रिलीजियस मूवमेंट्स हैं ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे नेटवर्क्स हैं जो कि रिलीजियस के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। ठीक है, ये रिलीजन के लिए काम करते हैं और इनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में भी एक्सटेंड हो चुकी हैं। दे इंक्लूड चर्चेज, मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस, इस्लामिक मूवमेंट्स, बुद्धिस्ट नेटवर्क्स एंड वेरियस फेथ बेस्ड इंस्टीट्यूशंस। इसमें क्या क्या चीज़ें आती है? चर्च आते हैं, मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, इस्लामिक मूवमेंट्स हैं, बुद्धिस्ट नेटवर्क्स है और बहुत सारी अलग अलग लोगों के जो बिलीव है उनके बेसिस पे जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं वो इसमें आते हैं। इनके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे ट्रांसेंड नेशनल बाउंड्रीज, दे प्रमोट अ कॉमन रिलीजियस आइडेंटिटी, दे इन्फ्लुएंस political, social and cultural developments. They act as non-state actors in international relations. अब है रोल ऑफ ट्रांसनेशनल रिलीजियस मूवमेंट्स। अब हम देखेंगे कि इसका रोल क्या है। ट्रांसनेशनल रिलीजियस मूवमेंट्स जो हैं इनका रोल क्या है? फर्स्ट है प्रमोशन ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़। मैनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस एंगेज। जो ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये जो वर्ल्ड लेवल पे है, जो इंटरनेशनल लेवल पे है, वहाँ पे पीस, ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं। बहुत सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस एंगेज होते हैं रिलीफ वर्क में, एजुकेशन में, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने में। और जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कैथोलिक चर्च, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, इस्लामिक चैरिटीज़, ये क्या करते हैं कि जब भी किसी भी दूसरी कंट्रीज़ में या किसी भी कहीं भी वर्ल्ड में नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं या कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रही हैं दो तीन कंट्रीज़ के बीच में, तो वहाँ पे जो इनोसेंट पीपल, जो सिटीजन्स जो अफेक्ट होते हैं उन चीज़ों से, तो उनको ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं, उनको ये बेसिक रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड है इन्फ्लुएंस ऑन फॉरेन पॉलिसीज़। और रिलीजियस ग्रुप्स जो है वो फॉरेन पॉलिसीज़ को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वेटिकन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेटिक रोल इन इंटरनेशनल अफेयर्स। Similarly, Islamic organizations influence the policies of many Muslim countries. तो जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग मुस्लिम कंट्रीज़ में जो भी रूल्स, जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं वो बनाई जाती हैं उसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आइडेंटिटी एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। रिलीजन क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी अमंग बिलीवर्स अक्रॉस बॉर्डर्स। जो रिलीजन है वो एक कॉमन आइडेंटिटी का काम करता है अक्रॉस बॉर्डर्स, मतलब बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ में भी जो लोग रह रहे हैं अगर वो सेम रिलीजन के हैं तो उनके में एक थोड़ा सा फील होता है कि हाँ ये हमारे रिलीजन से हैं, है ना, ऐसा उनको थोड़ा ऐसा बिलीव करने लगते हैं वो। दिस आइडेंटिटी समटाइम्स एनकरेज कोऑपरेशन बट मे ऑल्सो जनरेट टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब सेम आइडेंटिटी के लोग अगर अलग कंट्रीज़ में मिल रहे हैं तो वो कॉपरेशन की तरह भी काम करेंगे, बट कभी कभी इन चीज़ों की वजह से ही टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो जाते हैं। सैमुअल हंटिंगटन आर्ग्यूड दैट कल्चरल एंड रिलीजियस आइडेंटिटीज़ हैव बिकम सिग्निफिकेंट सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। सैमुअल हंटिंगटन कहते हैं कि जो कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटीज़ हैं, है ना, वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, वो कुछ हद तक
कॉन्फ्लिक्ट के रीजंस बन चुकी हैं कोल्ड वॉर के बाद के एरा में। नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ रिलीजियस फंडामेंटल्स। सम ट्रांसनेशनल मूवमेंट्स प्रमोट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड फंडामेंटलिज्म। अब कुछ जो ट्रांसनेशनल मूवमेंट्स है, अलग अलग कंट्रीज में रहने वाले सेम रिलीजन के लोग एक साथ आकर उसको प्रोटेस्ट करते हैं, अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए वो दूसरे रिलीजन्स के ऊपर ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, ज़बरदस्ती अपने रिलीजन्स में कन्वर्ट कराते हैं लोगों को। तो ये क्या है, ये स्प्रेड कर रहे हैं रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को। The rise of organizations such as Al-Qaeda and ISIS demonstrated how religious ideologies can challenge international peace and security. These movements have contributed to terrorism and religion instability. Next है interfaith dialogue and conflict resolutions. Religious leaders and institutions often participate in peace negotiations and reconciliation processes. Interfaith dialogues help reduce communal tensions and promote understanding among different cultures. अब इसमें क्या है, जो ट्रांसनेशनल मूवमेंट्स हैं ये रिलीजन्स के बीच में एक पार्टिसिपेट पीस का नेगोशिएशंस का भी एक प्रोसेस क्रिएट करते हैं। रिलीजियस लीडर्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफन पार्टिसिपेट इन पीस एंड नेगोशिएशंस। जो भी अलग अलग रिलीजन्स के जो लीडर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस जो चला रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं और पीस नेगोशिएशंस में, मतलब वो बात करते हैं, डिस्कशंस करते हैं कि कैसे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पे पीस मेंटेन करके रखा जाए। इंटरफेथ डायलॉग्स हेल्प रिड्यूस कम्युनल टेंशंस। अब जो इंटरफेथ डायलॉग्स हैं, मतलब कि जो भी अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग रिलीजियस में बिलीव करने वाले लोग जब डिस्कशंस करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो भी सॉल्यूशन निकलेगा वो हर रिलीजन के हक में होगा, है ना। किसी रिलीजन को वो डिमोट नहीं कर रहा, किसी रिलीजन को वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट वो ऐसे डिसीजंस लेंगे जिससे हर रिलीजन को फायदा हो। तो उससे क्या होगा कि जो टेंशन्स है वो रिड्यूस होंगी और जो पीस है, ह्यूमैनिटेरियनिटी है, ये सब चीज़ें प्रमोट होंगी। अब है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैव स्ट्रेंथन ट्रांसनेशनल रिलीजियस मूवमेंट्स। जो ग्लोबलाइजेशन है और जो मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आई है, ये ट्रांसनेशनल रिलीजियस मूवमेंट्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रही है और ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। द इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड माइग्रेशन हैव enabled religious communities to maintain close connections across countries and mobilize support quickly. जो इंटरनेट है, जो सोशल मीडिया है आज के टाइम पे, या माइग्रेशंस, ये क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग कम्युनिटीज़ को, रिलीजन्स को कनेक्ट करने में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ईजीली सपोर्ट कर रहे हैं उनको। अब इसके क्रिटिसिज्म भी हैं। सम स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट एक्सेसिव रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स कैन। अब इससे क्या होगा कि जब रिलीजन ज़्यादा इन्वॉल्व होगा पॉलिटिक्स के अंदर, तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उनको बताया गया है। इनकरेज कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स, अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो जाएगा। प्रमोट इंटॉलरेंस एंड एक्सट्रीमिज्म, ये क्या करेगा कि ये एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करेगा, मतलब कोई भी रिलीजन होगा वो अपने रिलीजन को सबसे ज़्यादा प्रमोट करने के लिए दूसरों को हार्म करेगा, दूसरे के रिलीजन को हार्म करने लगेगा। चैलेंज सेक्युलर वैल्यूज एंड स्टेट सॉवर्निटी, और ये किसको चैलेंज कर रहा है, सेक्युलर और स्टेट सॉवर्निटी को भी चैलेंज करेगा। इंक्रीज इंटरनेशनल टेंशंस, और इंटरनेशनल लेवल पे भी ये टेंशंस को इंक्रीज करेगा। However, other emphasizes the constructive role of religion in promoting peace, morality and social welfare. अब है conclusion. Transnational religious movements have become significant actors in contemporary international relations. They influence diplomacy, conflict, peace buildings and humanitarian activities. आज के टाइम पे जो ट्रांसनेशनल रिलीजियस मूवमेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। वो डिप्लोमेसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को, पीस बिल्डिंग को, ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ को, हर चीज़ को वो इंटरनेशनल लेवल पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। While some movements contribute positively to global cooperation and development, others create challenges through extremism and sectarian conflicts. अब एक तरफ जो ये ट्रांसनेशनल रिलीजियस मूवमेंट्स हैं, ये तो कोऑपरेशन को, ग्लोबल कोऑपरेशन को, डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसी का जो दूसरा साइड है, एक्सट्रीमिज्म, जो अपने रिलीजन को ही सबसे ऊपर रखना चाहते हैं, है ना, अपने रिलीजन को ही प्रमोट करना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो वो क्या कर रहे हैं, वो टेंशंस को भी क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए किस चीज़ की ज़रूरत है हमें कि अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ रिलीजन इज़ एसेंशियल फॉर एनालाइजिंग कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो रिलीजन के रोल को समझा जाए अच्छी तरीके से और उसको यूज़ किया जाए इस तरीके से कि जो हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो
सही ढंग से चलता रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन एमर्जिंग चाइना एमर्जिंग एज अ सुपर पावर इन द नियर फ्यूचर। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि चाइना जो आने वाला फ्यूचर है उसमें सुपर पावर की तरह कैसे एमर्ज कर सकता है। ठीक है, चाइना हैज़ एमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पावर्स इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। आज के टाइम पे जो चाइना है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पावर्स की तरह एमर्ज हो रहा है सिंस द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय डेंग जियाओपिंग इन 1978. China has achieved remarkable economic growth and expanded its political, military and technological capabilities. जो चाइना है उसने एक रिमार्केबल मतलब बहुत ही अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव किया है, अपने पॉलिटिकल, मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ को भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया है। कॉन्सिक्वेंटली मैनी स्कॉलर्स कंसीडर चाइना अ पोटेंशियल सुपर पावर ऑफ द 21st सेंचुरी। इसीलिए जो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं उन्होंने चाइना को कंसिडर कर लिया है, मतलब उन्होंने मान लिया है कि जो चाइना है वो आने वाले टाइम में 21st सेंचुरी का एक पोटेंशियल मतलब एक सुपर पावर की तरह एमर्ज हो सकता है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइना। अब देखो चाइना की ग्रोथ के लिए या इस चीज़ के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। China possesses the world's second largest economy and has become a major center of global manufacturing and trade. जो चाइना है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरह बन चुका है और मेजर सेंटर बन चुका है वो ग्लोबल ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग का। इट्स हाई इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ इंक्रीज्ड इट्स इन्फ्लुएंस इन इंटरनेशनल अफेयर्स। इसका जो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ है मतलब जितनी तेज़ी से इसका इकोनॉमिक ग्रो हुआ है चाइना का, उस वजह से वो क्या है वो पूरे वर्ल्ड को, इंटरनेशनल अफेयर्स को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब चाइना हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट हैज़ इन्वेस्टेड हेविली इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेलीकम्युनिकेशंस, स्पेस रिसर्च एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। कंपनीज सच एज हुआई एंड अलीबाबा सिंबलाइज चाइनाज टेक्नोलॉजिकल राइज। अब क्या है कि चाइना ने बहुत ही ज़्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी में भी ग्रो कर लिया है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया है। इन्होंने किस चीज़ में इन्वेस्ट किया सबसे ज़्यादा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया है, टेलीकम्युनिकेशंस में किया है, स्पेस रिसर्च में किया है इन्वेस्ट। तो इन चीज़ों की वजह से क्या है इनको और ज़्यादा ग्रोथ मिली है। नेक्स्ट है मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। चाइना हैज़ मॉडर्नाइज्ड इट्स आर्म्ड फोर्सेस एंड स्ट्रेंथन इट्स नेवल एंड मिसाइल कैपेबिलिटीज़। चाइना ने अपने आर्म्ड फोर्सेस को भी बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज किया है, टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके अपने नेवी आर्मीज़ को, मिसाइल कैपेबिलिटीज़ को, सबको इन्होंने बहुत ज़्यादा मॉडर्न कर लिया है, एडवांस कर लिया है। इट पोजेसेस न्यूक्लियर वेपन्स एंड इज इंक्रीजिंग इट्स स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। और अभी क्या ये न्यूक्लियर वेपन्स को भी और ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, अपने स्ट्रेटेजिक को भी इंक्रीज कर रहे हैं आज के टाइम पे। ठीक है, फिर है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। थ्रू द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना हैज़ एक्सपेंडेड इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल कोऑपरेशंस with countries in Asia, Africa and Europe. This project has enhanced China's geopolitical influence. फिर है permanent membership in the United Nations Security Council. China enjoys considerable influence due to its permanent membership in the UN Security Council. जो चाइना है वो एक इम्पॉर्टेंट परमानेंट मेंबर है UN सिक्योरिटी काउंसिल का, है ना, तो उसकी तरह भी वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है इंटरनेशनल अफेयर्स को। इट एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस सच एज ब्रिक्स, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस एंड द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। चैलेंजेस टू चाइनाज एमर्जेंस। अब चाइना के एमर्जेंस को क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसमें? तो फर्स्ट है डेमोग्राफिक प्रॉब्लम्स। एन एजिंग पॉपुलेशन एंड डिक्लाइनिंग बर्थ रेट्स में अफेक्ट फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है ना, और जो बर्थ रेट है, जो एन एजिंग पॉपुलेशन और जो बर्थ रेट है वो कम होता जा रहा है चाइना का, तो ये भी क्या, ये फ्यूचर में आने वाले इकोनॉमिक ग्रोथ को भी अफेक्ट कर सकता है। इंटरनल इकोनॉमिक बैलेंसेस, रीजनल डिस्पैरिटीज, डेप्ट बर्डन्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट पोज सीरियस कंसर्न्स। जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, है ना, जो डेप्ट बर्डन्स है चाइना के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ये सब कंसर्न्स क्या है, ये आने वाले टाइम में चाइना के इकोनॉमिक को अफेक्ट कर सकते हैं। फिर है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। चाइना's dispute in the South China Sea and with neighboring countries create tensions and resistance.
जो चाइना के डिस्प्यूट्स हैं अपने पड़ोसी देशों से, इंडिया से भी है और भी जो साउथ चाइना सी है वहाँ पे जो भी टेंशन्स क्रिएट हुए हैं, उनसे भी क्या आने वाले टाइम पे चाइना के ग्रोथ को अफेक्ट पड़ सकता है। अब है कंपटीशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स। स्ट्रेटेजिक रिवॉल्वरी विद द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ इंटेंसिफाइड इन ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री अफेयर्स, लिमिटिंग चाइनाज ग्लोबल एम्बिशंस। जो स्ट्रेटेजिक रिवॉल्वरी रही है चाइना की यूनाइटेड स्टेट्स से, ये क्या है, ये और ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री अफेयर्स में और ज़्यादा ये चाइना को ग्लोबल एम्बिशन को फुलफिल करने से रोकती हैं, क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो तो ऑलरेडी सुपर पावर है, बट चाइना अभी उसके कंपटीशन में है, वो अभी सुपर पावर बना नहीं है, तो उसको compete करने में भी कुछ प्रॉब्लम्स तो आ ही रही हैं। फिर है ह्यूमन राइट्स कंसर्न। इश्यूज रिलेटिंग टू तिब्बत, जिनजियांग एंड हांगकांग हैव अट्रैक्टेड इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म। अब ह्यूमन राइट्स के कंसर्न्स में भी, जैसे चाइना ने तिब्बत पे ऑक्यूपाई कर रखा है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो ह्यूमन राइट्स को, उनको वो वायलेट किया जा रहा है उनके ह्यूमन राइट्स को, तो इसलिए भी चाइना को इंटरनेशनल लेवल पे क्रिटिसाइज किया जाता है। फिर है स्कॉलरली पर्सपेक्टिव्स। रियलिस्ट स्कॉलर्स व्यू चाइनाज राइज एज अ शिफ्ट इन द बैलेंस ऑफ पावर एंड प्रेडिक्ट इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स। लिबरल स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस may encourage peaceful cooperations. Liberal scholars argue that economic interdependence and participation in international institutions may encourage peaceful cooperation. जो लिबरल स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है चाइना की अलग कंट्रीज़ के साथ, जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे पार्टिसिपेट करके, कोऑपरेट करके अगर काम करे तो इंटरनेशनल लेवल पे पीसफुल कोऑपरेशन हो सकते हैं। अब है कंक्लूजन। चाइनाज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंडिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस इंडिकेट इट्स इमर्जेंस एज अ मेजर पावर। अब जो चाइना का कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं कि जो चाइना का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जितनी जल्दी उन्होंने किया है, जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन हुई हैं, है ना, जो भी ग्लोबल लेवल पे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ा है, तो इससे क्या होता है कि इससे हमें पता चलता है कि जो चाइना है वो एक मेजर पावर की तरह एमर्ज कर रहा है। However, internal challenges and strategic rivalry with the United States may determine the pace and extent of its transformation into a superpower. लेकिन दूसरी तरफ जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो चाइना की रिवॉल्वरी चल रही है, जो स्ट्रैटेजिक रिवॉल्वरी चल रही है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, वो एक तरफ चाइना को सुपर पावर बनने से रोकती भी है। Nevertheless, China is likely to play a decisive role in shaping the future international orders. इन सब के बावजूद जो चाइना है उसको माना जा रहा है कि एक हद तक चाइना आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर में इंटरनेशनल ऑर्डर्स में अपना मेन रोल प्ले कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द प्लेस एंड रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अब हम देखेंगे कि साइंस और टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल लेवल पे क्या रोल प्ले कर रहे हैं। Science and technology have become important determinants of international relations. They influence economic development, military power, communication, diplomacy, and globalization. In the contemporary world, technological advancement has transformed the nature of interactions among states and increased interdependence among nations. जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो आज के टाइम पे इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गया है। वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, मिलिट्री पावर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो वर्ल्ड वाइड हमारा कम्युनिकेशन है उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जो आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो क्या कर रहा है, वो नेचर में इंटरेक्शंस अलग अलग स्टेट्स के, है ना, इनको भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, इनको प्रमोट कर रहा है। जो भी नेशंस के बीच में जो इंटरडिपेंडेंस बढ़ गया है, कैसे बढ़ा है, वो टेक्नोलॉजी और साइंस के वजह से ही तो बढ़ा है। अब है इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। फर्स्ट है मिलिट्री पावर एंड नेशनल सिक्योरिटी। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैव स्ट्रेंथन्ड मिलिट्री कैपेबिलिटीज़। जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं वर्ल्ड वाइड, वो क्या कर रहे हैं, वो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं, है ना, हमारी मिलिट्री पावर को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल्स, साइबर वॉरफेयर और सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज़ को भी वो और ज़्यादा ऑल्टर कर रहे हैं और आज के टाइम के अकॉर्डिंग और ज़्यादा उसमें चेंजेस ला रहे हैं और पावरफुल बना रहे हैं।
टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी इज कंसिडर्ड एज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। और आज के टाइम पे पहले क्या होता था कि सिर्फ मिलिट्री पावर जिस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है वही सबसे पावरफुल है, बट आज के टाइम पे जिस कंट्री के पास टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक चीज़ें सबसे ज़्यादा है ना, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकली जो सुपीरियर है जो कंट्री, वही आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या सबसे सुपर पावर मानी जा रही है, और उसके नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी वही चीज़ सबसे ज़्यादा सेफ है। सेकेंड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस कंट्रीब्यूट्स टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। टेक्नोलॉजी के आने से क्या क्या चीज़ें आई हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुए हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, कॉम्पिटिटिवनेस कंट्रीज़ के बीच, स्टेट्स के बीच बढ़ गई है। कंट्रीज पोजेसिंग एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज enjoy greater influence in the global economy। जिस भी कंट्री के पास ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है वो ग्लोबल लेवल पे, वो इंटरनेशनल लेवल पे अपने इकोनॉमी को जल्दी ग्रो कर पा रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इंडस्ट्रीज हैव एक्सेलरेटेड ग्लोबलाइजेशन। Communication and diplomacy. Modern communications technologies have revolutionized diplomacy. The internet, social media and satellite communications facilitate rapid exchange of information and enable governments to conduct negotiations more effectively. Next है space technology. Space exploration and satellite systems are crucial for communication, navigation, weather forecasting and defense. जो space technology है हमारी आज के टाइम की, वो क्या कर रही है, वो सैटेलाइट सिस्टम्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन, सैटेलाइट सिस्टम्स जो भी हैं वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। हमारे लिए इजी हो गया है वेदर को चेक करना कि कैसा मौसम है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, डिफेंस के लिए, कम्युनिकेशन को इजी बना रहा है ना। तो इन चीज़ों के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कंट्रीज सच एज यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया एंड इंडिया हैव एक्सपेंडेड देयर स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज थ्रू स्पेस प्रोग्राम्स। जैसे जो भी कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया और इंडिया जैसी, ये अपने जो स्पेस प्रोग्राम्स की वजह से अपने स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरडिपेंडेंस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव इंक्रीज्ड इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंटरेक्शंस अमंग नेशंस। जो साइंस और टेक्नोलॉजी है इसने इकोनॉमिक और कल्चरल इंटरेक्शंस को भी इंक्रीज़ कर दिया है। मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक तो ट्रेड और बिजनेस चल ही रहा है, उसके साथ साथ इसने कल्चरल इंटरेक्शंस को भी और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिजिटल कम्युनिकेशंस हैव प्रमोटेड ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस। जो इंटरनेशनल ट्रेड है, ट्रांसपोर्टेशंस है ना, गुड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं यहाँ से वहाँ, अलग अलग कंट्रीज़ में जा रहे हैं, डिजिटल कम्युनिकेशंस हो रही हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस को प्रमोट कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस। साइंटिफिक रिसर्च हेल्प एड्रेस ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज़ सच एज क्लाइमेट चेंज। जो साइंटिफिक रिसर्च है, जितना हमने ग्रो कर लिया है, जो एडवांस साइंटिफिक रिसर्चेज हो रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को पहले ही, क्लाइमेट चेंजेस को, पोल्यूशन, रिसोर्सेज डिप्लीशन, जो भी ये प्रॉब्लम्स आ रही है इनको हम पहले ही एड्रेस कर पा रहे हैं, इनके सॉल्यूशंस निकाल पा रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज़ कोऑपरेट करके डिसीजंस ले रहे हैं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कोप अप करने के लिए। चैलेंजेस क्रिएटेड बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साइंस और टेक्नोलॉजी के आने से हमारी हेल्प तो हुई है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हेल्पफुल भी रही है, बट इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई है। कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है? न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड आर्म रेसेस बढ़ गए हैं, साइबर क्राइम्स बढ़ गए हैं, साइबर वॉरफेयर बढ़ गया है टेक्नोलॉजी के आने से, है ना। टेक्नोलॉजी के आने से कम्युनिकेशन तो फास्टर हो गया, है ना, इंटरनेट आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जो साइबर क्राइम है वो इंक्रीज़ हो गया। डिजिटल इनइक्वालिटी बिकम इनइक्वालिटी बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनके बीच डिजिटल इनइक्वालिटी आ गई है। मतलब जो जिस कंट्री के पास ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ हैं, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो वो क्या डेवलप्ड में आ गई, है ना। और जो जिनके पास कम है या जिनके पास नहीं है ये रिसोर्सेज अवेलेबल, तो वो क्या डेवलपिंग कंट्रीज़ में आ गई है। तो इनके बीच में भी डिजिटली एक इनइक्वालिटी आ गई है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रीज आई हैं टेक्नोलॉजी के इंक्रीज़ होने से, है ना, तो जो इन्वायरमेंट है वो भी तो डिग्रेड हुआ। अगर इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं तो उससे जो पोल्यूशन हो रहा है या जो भी फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, जो भी चीज़ें प्रॉब्लम्स नेचर को हार्म हो रहा है, तो उससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। International cooperations. Many international organizations promote scientific and technological cooperations.
The United Nations, World Health Organization and International Atomic Energy Agency facilitate research, technology transfer and peaceful uses of science. अब जो ये ऑर्गेनाइजेशंस है ये साइंस का पीसफुल यूज भी कर रही है. अब कंक्लूजन क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑक्यूपाई अ सेंट्रल प्लेस इन द कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशंस. जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो आज के कंटेम्प्रेरी टाइम में इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एक सेंट्रल प्लेस तो ऑक्यूपाई कर चुके हैं, लेकिन दे शेप इकोनॉमिक प्रोग्रेस, मिलिट्री कैपेबिलिटीज, डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल कोऑपरेशंस. ऑल्दो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स क्रिएट्स न्यू चैलेंजेस, लेकिन इसके साथ ही वो क्या न्यू चैलेंजेस भी क्रिएट कर रहे हैं नेचर को हार्म करके, है ना. इन सब चीज़ों को न्यू चैलेंजेस लोगों के लिए और क्रिएट भी कर रहे हैं. देयरफॉर science and technologies have become indispensable instruments for promoting peace, development and international cooperations. Next question है, briefly discuss that to ensure harmonious inter-ethnic relations and state stability in Central Asia. Central Asia comprises of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan. The region is characterized by ethnic, linguistic and religious diversities. अब इसमें हम देखेंगे कि जो भी हमारे सेंट्रल एशिया में जो स्टेट्स आ रहे हैं उनके बीच का इंटर एथनिक रिलेशंस है ना, क्या है, स्टेबिलिटी कैसी है वहाँ पे, स्टेट स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे. Along with the titular nationalities, there are sizable Russian, Uzbek, Tajik, Kazakh and other minority communities. Since the disintegration of the Soviet Union, issues of nationalism, economic inequalities and border disputes have occasionally created ethnic tensions. अब जब हमारा कोल्ड वॉर एंड हुआ है ना, कोल्ड वॉर एरा एंड हुआ तो जो सोवियत यूनियन था वो डिसइंटीग्रेट हो गया था, तो उसके बाद इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ आ गई, बॉर्डर डिस्प्यूट्स होने लग गए. जब डिवाइड हुआ सोवियत यूनियन तो उसके बाद अलग अलग कंट्रीज़ बनी, रशिया, अलग अलग स्टेट्स डिवाइड हो गए सब, तो उनके बॉर्डर्स में डिस्प्यूट्स होने लग गए, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई, एथनिक टेंशंस होने लग गई. देयरफॉर इंश्योरिंग हार्मोनियस inter-ethnic relations is essential for maintaining political stability and regional peace. इसीलिए जो वहाँ पे शांति बनाए रखने के लिए, पीस और हार्मनी को प्रमोट करने के लिए, वहाँ के जो इंटर-एथनिक रिलेशंस हैं उनको मेंटेन करने के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और रीजनल पीस के लिए कुछ स्टेप्स, कुछ रूल्स बनाए गए, तो वो हम देखेंगे इसमें. फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एथनिक टेंशंस. अब पहले देखेंगे कि एथनिक टेंशंस क्रिएट क्यों हुए, है ना, उनके रीजंस क्या थे. हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेज एंड टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स इनहेरिटेड फ्रॉम द सोवियत एरा. जब सोवियत एरा में जो पूरा एक कंट्री था, है ना, पूरा एक वो था सोवियत यूनियन, तो जब वो डिवाइड हुआ, जब वो डिसइंटीग्रेट हो गया तो अलग अलग पार्ट्स डिवाइड हो गए उसके. अब उसमें जो बॉर्डर्स है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो सेम रहा है, तो उस चीज़ में वो थोड़ा सा उनके बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, टेंशंस क्रिएट हो गई. कॉम्पिटिशन्स ओवर नेचुरल रिसोर्सेज के लिए कॉम्पिटिशन बढ़ गया, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कॉम्पिटिशन बढ़ गया. अनइवन डेवलपमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट. अब उस वहाँ के कुछ पार्ट्स में एम्प्लॉयमेंट था, डेवलपमेंट था, कुछ पार्ट्स में लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं था, वो डेवलप्ड नहीं थे, तो इसलिए भी टेंशंस क्रिएट हुई. राइज ऑफ एथनिक नेशनलिज्म एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म. एथनिक नेशनलिज्म के लिए भी राइज हो गया, और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को, मतलब वो कुछ लोग अपने रिलीजन को प्रमोट करने लग गए, एक्सट्रीमिज्म पे ले गए बिल्कुल, है ना, तो इस वजह से भी टेंशंस क्रिएट हुई. वीक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़. जो वीक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे वहाँ के, या जो माइनॉरिटीज़ थे उनका रिप्रेजेंटेशन सही से नहीं हो पाया वहाँ पे, तो इसलिए भी टेंशंस क्रिएट हुई. दीज चैलेंजेस मेक द प्रमोशन ऑफ इंटर एथनिक हार्मनी एन इम्पॉर्टेंट टास्क फॉर द स्टेट ऑफ द रीजन. अब इन चैलेंजेस की वजह से जो इंटर एथनिक हार्मनी है वो एक इम्पॉर्टेंट टास्क बन गया, है ना. तो आगे देखते हैं. स्टेप्स टू इंश्योर हार्मोनियस एथनिक रिलेशंस. अब इसमें स्टेप्स देखेंगे हम कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको यूज़ करके वहाँ पे हार्मनी, पीस मेंटेन किया जाने लगा. फर्स्ट है प्रमोशन ऑफ इंक्लूसिव नेशनल आइडेंटिटी. सेंट्रल एशियन स्टेट्स शुड इनकरेज अ कॉमन सिविक आइडेंटिटी. जो वहाँ के स्टेट्स हैं, जो भी सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, डिसइंटीग्रेट तो हो गए वो, वैसे तो अलग अलग ही रहेंगे स्टेट्स, बट उनको एक कॉमन सिविक आइडेंटिटी बनानी चाहिए, ना कि एथनिक नेशनलिज्म. ठीक है. इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल कम्युनिटीज़. हर कम्युनिटी को, चाहे किसी भी माइनॉरिटी से हो या मेजॉरिटी से हो, उनको इक्वल ट्रीटमेंट
देना चाहिए। नेशनल इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन मिलेगा इससे, है ना। जो एलिनेशन की फीलिंग है माइनॉरिटीज़ में कि हमें अलग कर दिया गया है, हमें कंट्री का पार्ट नहीं समझा जा रहा, तो वो फीलिंग भी उनकी रिड्यूस हो जाएगी। Democratic governance and political participation. The participation of various ethnic groups in political institutions and administration helps in protecting their interest. जो participation है अलग अलग ethnic groups का, जब वो participate करने लगेंगे political institutions में, administrations में, तो उनके rights को भी protection मिलेगी और उनके interest को, जो भी वो चाहते हैं, जो भी उनकी needs है, requirements हैं, है ना, basic needs है, उनको भी protection मिलेगी और उनकी needs भी fulfill हो पाएंगी। Democratic institutions and rule of law provide a peaceful mechanism for resolving conflict and grievances. अगर वहाँ पे democratic institutions establish किए जाते हैं तो जो rule of law होगा वो peaceful mechanism provide करेगा, conflicts को resolve करेगा, जो भी problems हैं वहाँ पे उनको solve करेगा। थर्ड है protection of minority rights. गवर्नमेंट शुड इंश्योर, वहाँ की गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कल्चरल, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस तीनों तरीके से माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, जो वहाँ की जो डाइवर्सिटी है, जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, उनके जो आइडेंटिटी है, जो भी उनके कल्चर है, उनको वो रिस्पेक्ट करें, है ना, उनको नीचे तरीके से ना देखें, उनको अलग ना समझे, उनको इक्वल ट्रीटमेंट दे, पॉलिटिकल सिस्टम में भी उनको इंक्लूड किया जाए। फिर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज़। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ ऑफन इंटेंसिफाई एथनिक टेंशंस, जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ है वहाँ पे वो भी एथनिक टेंशंस को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए, और ताकि पॉवर्टी जो है वो पॉवर्टी कम करी जा सके, रिड्यूस करी जा सके, जो भी वहाँ कंपटीशन चल रहा है लोगों के बीच में एम्प्लॉयमेंट के लिए वो डिक्रीज़ हो, है ना, लोगों को और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, निकालनी चाहिए वहाँ पे और ज़्यादा जॉब्स, ताकि लोग आराम से उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए, है ना, और जो इनइक्वालिटीज़ है इकोनॉमिकली वो रिड्यूस हो पाए। फिर है एजुकेशनल एंड कल्चरल पॉलिसीज़। एजुकेशन प्रमोटिंग टॉलरेंस, मल्टीकल्चरलिज्म एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैन हेल्प ओवरकम प्रेजुडाइज। अगर वहाँ पे एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, है ना, मल्टीकल्चरलिज्म को उनको सिखाया जाए कि कैसे अलग अलग कल्चर के होने के बावजूद आप साथ में रह सकते हो, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाए, तो उससे भी वहाँ के जो टेंशन्स है, एथनिक टेंशन्स हैं, उनको रिड्यूस किया जा सकता है। Cultural exchanges and preservations of ethnic traditions foster peaceful coexistence among different communities. जो कल्चरल एक्सचेंजेस है वहाँ पे हम सिखाएं लोगों को कि एक दूसरे के कल्चर को एक्सेप्ट करो, है ना, एजुकेशन दे, कल्चरल पॉलिसीज़ ऐसे इंट्रोड्यूस करें कि लोग एक दूसरे के कल्चर्स को रिस्पेक्ट करें, एक्सेप्ट करें, उनको साथ में मिलकर सेलिब्रेट करें, है ना। तो इससे क्या होगा, जो भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ रह रही हैं वहाँ पे उनके बीच एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, पीसफुल तरीके से वो रहने लगेंगे, फिर वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। नेक्स्ट है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स। अब जो वहाँ के बॉर्डर्स हैं, है ना, मैनी कॉन्फ्लिक्ट इन सेंट्रल एशिया आर लिंक्ड विद डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स एंड कॉम्पिटिशंस ओवर वाटर रिसोर्सेज। अब वहाँ पे मेन टेंशन क्या है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, रिसोर्सेज के लिए लड़ाई होती है वहाँ पे, है ना, फाइट करते हैं जो भी वहाँ के स्टेट्स हैं। तो इसके लिए बायलैटरल नेगोशिएशंस करने चाहिए उनको, मतलब जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं उनको वो हाफ हाफ डिवाइड कर ले, ऐसे करके, ये नहीं कि सब एक को ही चाहिए, तो वैसे बात करके, नेगोशिएट करके, उनको ऐसा डिस्कशंस करके, प्रॉपर मीटिंग्स करके सारी चीज़ें, उनको टेंशन्स को प्रिवेंट करने के लिए डिसीजंस लेने चाहिए। फिर है रीजनल कोऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशंस सच एज कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, CIS, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर रीजनल मैकेनिज्म्स एनकरेज कोऑपरेशन इन सिक्योरिटी, ट्रेड एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। सच कोऑपरेशन contributes to regional stability. Combating extremism and terrorism. The spread of religious extremism threatens both ethnic harmony and state stability. अब क्या करना चाहिए कि जो वहाँ एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म जो बढ़ रहा है, जो आतंकवाद बढ़ रहा है, या किसी भी एक रिलीजन को लोग प्रमोट करने के लिए बाकी सबको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी सबको मिटाने की, अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए वो ज़बरदस्ती कन्वर्जन्स करा रहे हैं, है ना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, रूल्स बनाने चाहिए, लॉज बनाने चाहिए, ताकि अगर ये चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी तो जो एथनिक हार्मनी और स्टेबिलिटी है वो भी बनाई रखी जाएगी वहाँ पे। Governments should adopt balanced strategies that combine security measures with socio-economic development and political reforms. गवर्नमेंट को वहाँ के कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज, बैलेंस्ड स्ट्रैटेजीज
अपनाने चाहिए, अडॉप्ट करने चाहिए, जिसमें क्या हो, सिक्योरिटी मेजर्स भी हो लोगों के लिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी पॉलिसीज़ हो और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी हो, जिसमें हर एक माइनॉरिटी, हर एक कम्युनिटी को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा सके। अब कंक्लूजन, स्टेट स्टेबिलिटी इन सेंट्रल एशिया डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू मैनेज एथनिक डाइवर्सिटी थ्रू डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिस्पेक्ट फॉर माइनॉरिटी राइट्स। जो स्टेट स्टेबिलिटी है सेंट्रल एशिया में, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, वहाँ पे शांति बनाए कैसे रखी जा सकती है। अगर वहाँ की गवर्नमेंट इन चीज़ों पे ध्यान दे तो वहाँ पे शांति बनाए रखी जा सकती है। किन किन चीज़ों पे? जो भी वहाँ की डाइवर्सिटी है ना, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग हैं, तो उनके लिए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के लिए पॉलिसीज़ बनाएं, माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसीज़ बनाएं, लॉज बनाएं। रीजनल कॉपरेशंस एंड पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट। जो रीजनल कॉपरेशंस हैं, अलग अलग रीजन्स हैं वहाँ के सेंट्रल एशिया के, तो उनके बीच कॉपरेशन बनाए रखा जाए, पीसफुल हो, मतलब जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स प्रॉब्लम्स हो जाए उनके पीसफुल सॉल्यूशंस निकाले जाए, ना कि फाइट किया जाए या एक दूसरे को मतलब टेररिज्म की तरह, टेररिस्ट की तरह अटैक करे एक दूसरे के ऊपर। अ स्टेबल एंड हारमोनियस सेंट्रल एशिया नॉट ओनली प्रमोट्स डोमेस्टिक पीस। अगर जो सेंट्रल एशिया है वो हारमोनियस होगा, मतलब वहाँ शांति होगी, स्टेबिलिटी होगी, तो वो सिर्फ डोमेस्टिक पीस को ही नहीं बल्कि एक तरीके से सिक्योरिटी और कॉपरेशन को भी प्रोवाइड, सिक्योरिटी और कॉपरेशन भी प्रोवाइड कर रहा है पूरे वाइडर एशियन रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट है इंडिजीनियस मूवमेंट्स। इंडिजीनियस मूवमेंट्स आर कलेक्टिव स्ट्रगल्स बाय नेटिव पीपल एम्ड एट प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स, आइडेंटिटी, कल्चर्स एंड ट्रेडिशनल रिसोर्सेज। जो इंडिजीनियस मूवमेंट्स होते हैं वो एक कलेक्टिव स्ट्रगल होते हैं कुछ लोगों के, जो भी एक जगह पे रह रहे हैं, एक कल्चर से, एक आइडेंटिटी से बिलोंग करते हैं। उनका जो भी वो मूवमेंट कर रहे हैं अपने स्ट्रगल्स को फुलफिल करने के लिए, अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो क्या होते हैं? इंडिजीनियस मूवमेंट्स होते हैं। These movements emerged strongly in the late 20th century as a response of marginalization, exploitation and loss of ancestral lands. अब ये मूवमेंट्स कैसे एमर्ज हुए? लेट 20th में क्या हुआ कि इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ, इनको एक्सप्लॉइट किया गया, इनके जो भी इनके राइट्स थे उनको डिस्ट्रॉय, वॉयलेट किए गए, इनके लैंड्स को छीन लिया गया। तो फिर ये लोग मूवमेंट्स प्रोटेस्ट करने लग गए, जिनको नाम दिया गया इंडिजीनियस मूवमेंट्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिजीनियस मूवमेंट्स। अब इन मूवमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी इनके लैंड है उनको प्रोटेक्ट करना, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, जो इनके कल्चरल आइडेंटिटीज़ हैं पर्सनल, है ना, जो इनके ट्रेडिशंस, कस्टम्स जो पहले से चलते आ रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनको प्रिजर्व करके रखना कि कभी वो एक्सटेंड ना हो जाए। रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स, और जो भी मॉडर्न टाइम के जो पॉलिटिकल राइट्स, जो भी सोशल राइट्स हैं वो इनको भी मिलने चाहिए। इस चीज़ के लिए ये प्रोटेस्ट ये मूवमेंट्स करते हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड ऑटोनॉमी, सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, इनको भी राइट्स मिलने चाहिए अपने डिसीजंस खुद लेने के लिए। पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, है ना। तो इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इंडिजीनियस मूवमेंट्स आर जनरली नॉन वायलेंट एंड एम्फसाइज कलेक्टिव राइट्स रादर देन इंडिविजुअल राइट्स। इंडिजीनियस मूवमेंट्स क्या होते हैं? नॉन वायलेंट होते हैं, मतलब इसमें कोई वो वायलेंस नहीं कर रहे हैं, किसी को मार पीट नहीं रहे हैं, कोई फाइट या कुछ वायलेंस नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? नॉन वायलेंट तरीके से वो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मूवमेंट्स करते हैं, और इसमें किसी एक का इंडिविजुअल का राइट के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये कलेक्टिव राइट्स के लिए, मतलब अपनी पूरी कम्युनिटी के राइट्स के लिए ये फाइट करते हैं, मतलब ये मूवमेंट्स कर रहे हैं। They often operate through transnational networks and cooperate with international organizations and human rights groups. ये क्या करते हैं? ये ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स के थ्रू ऑपरेट करते हैं, मतलब अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग कंट्रीज़ के जो भी माइनॉरिटीज़ हैं वो इकट्ठा होकर एक जगह पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑपरेट करके, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के साथ कोऑपरेट करके ये काम करते हैं। इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस के लिए करते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव इंक्रीजिंगली एक्नॉलेज्ड इंडिजीनियस राइट्स। जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने भी इन इंडिजीनियस राइट्स को एक्नॉलेज किया है। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO कन्वेंशन नंबर 169 एंड द यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल 2007 प्रोवाइड इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क फॉर सेफ गार्डिंग दीज राइट्स। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो लिए गए हैं इंटरनेशनल लेवल पे इंडिजीनियस पीपल, इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ के लोगों के राइट्स को सेफ रखने के लिए।
अब इसके सिग्निफिकेंसेस क्या है, इंडिजीनियस मूवमेंट्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड, मतलब इसका क्या क्या वो निकल के आया है, इसका क्या फ़ायदा रहा है लोगों को, है ना। तो इंडिजीनियस मूवमेंट्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बाय हाईलाइटिंग इश्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। जो इंडिजीनियस मूवमेंट्स हैं वो उन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को ट्रांसफॉर्म किया है इस तरीके से कि वो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करे, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए भी काम करे, और जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वर्ल्ड में उसके लिए भी काम करे। दे रिप्रेजेंट अ चैलेंज टू ट्रेडिशनल स्टेट सेंट्रिक अप्रोच। अब ये पुराने वाले जो ट्रेडिशनल स्टेट सेंट्रिक अप्रोच था उसको भी चैलेंज करते हैं, और जो भी ग्लोबल सिविल सोसाइटी है उसके लिए ये इमरजेंस के लिए ये कंट्रीब्यूट करते हैं। Conclusion: Thus, indigenous movements are important actors in contemporary international relations and have played a significant role in promoting social justice and recognition of the marginalized communities. जो इंडिजीनियस मूवमेंट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, और ये एक सिग्निफिकेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए, है ना, इक्वालिटी को मेंटेन करके रखने के लिए, और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी, उनको भी उनकी आइडेंटिटी दिलवाने के लिए भी। नेक्स्ट है prospects of human security. The concept of human security emerged after the end of Cold War and was popularized by the United Nations Development Programs. अब जो कंसेप्ट है ह्यूमन सिक्योरिटी का, ये कब एमर्ज हुआ, ये कोल्ड वॉर जब एंड हुआ उसके बाद ये कॉन्सेप्ट एमर्ज हुआ, और इसको पॉपुलैरिटी कब मिली, जब यूनाइटेड नेशंस में डेवलपमेंट प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया एंड इन इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1994 में। अनलाइक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी विच फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग स्टेट्स, पहले का क्या था कि जो सिर्फ स्टेट को प्रोटेक्ट करते थे, है ना, पहले की ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सिर्फ स्टेट को प्रोटेक्ट करते थे, बट इसके बाद जो 1994 में जो डेवलपमेंट रिपोर्ट आई, इसके बाद ह्यूमन सिक्योरिटी को भी एम्फेसाइज किया जाने लगा, उसको इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। अब इसके कुछ डायमेंशंस हैं, कौन कौन से डायमेंशंस, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी, कम्युनिटी सिक्योरिटी और पॉलिटिकल सिक्योरिटी। प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, अब इसके प्रोस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं एक बार देखते हैं। ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी रिकॉग्नाइजेस दैट पॉवर्टी, डिजीजेस, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड ह्यूमन राइट वायलेशंस आर एज सीरियस एज मिलिट्री थ्रेट्स। अब ये देखते हैं कि जो ह्यूमन सिक्योरिटी है, जो ह्यूमन सिक्योरिटी को जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि गरीबी है, डिजीजेस हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, ये भी इतने ही सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, इतनी ही सीरियस मैटर्स हैं जितना कि मिलिट्री थ्रेट्स है। इंटरनेशनल कॉपरेशन, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस सच एज यूनाइटेड नेशंस, WHO एंड वेरियस NGOs increasingly cooperate to address issues like pandemics, climate changes and humanitarian crisis. अब ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, WHO, NGOs, ये भी आज के टाइम पे मतलब और ज़्यादा इनको कॉपरेशन इंक्रीज होता जा रहा है ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए काम करने के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन सिक्योरिटी इज क्लोजली लिंक्ड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो ह्यूमन सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम MPS 4 देखेंगे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe Polityholic for more detailed unit-wise videos of political science focusing IGNOU, SOL, DU, BA, MA and join the Telegram channel given in YouTube channel description for notes and PDFs.